बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। हमारी नस्ल में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हम ये जानते हैं, और वो परेशान है, नौकरियां नहीं है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, किस तरह गुजारा करें। और फिर जब स्ट्रेस बढ़ती है नौजवानों में तो फिर मनशियात का रुझान भी बढ़ता है। आज का प्रोग्राम का आगाज़ मैं मनशियात से करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पिंकी का केस है बहुत डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया जिसने ये केस उठाया। हमें याद रखना चाहिए कि जब मीडिया आवाज़ उठाता है फिर इदारों को होश आता है, नहीं तो हमारे यहाँ सिस्टम अल्लाह के इनाम पे चल रहा है और कोई उसको देखने वाला नहीं कि उसके अंदर कितने लूप होल्स हैं। मीडिया ने कल रात ये बात की, शोर मचाया, और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ तो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया था, आज 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड पुलिस को दे दिया गया आउट ऑफ द ब्लू, जो ऐसे होता नहीं है लेकिन आज हो गया। और ये यकीनन मीडिया की बदौलत है। सोशल मीडिया भी बहुत ताकतवर हो गया, उससे भी आवाज़ उठी है, मीडिया से भी उठी है और फिर इदारों को होश आया। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि मीडिया पहले खबर चलाता है, फिर इदारों को समझ में आता है कि उनका काम क्या है। इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल मनशियात के दलदल में फंसी हुई है, चाहे वो मावा हो, मैनपुरी हो, छालिया हो, कोई और नशा हो। जो नशा जो अफोर्ड कर सकता है वो कर रहा है। जो इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा तरीन नशा है वो है कोकेन, और कोकेन इसलिए दुनिया में इतना मकबूल है क्योंकि ये शराब को कॉम्प्लीमेंट करता है। जब इंसान शराब बहुत ज़्यादा पी लेता है और मज़ीद नहीं पी सकता तो कोकेन का इस्तेमाल करता है 4-4, 5-5 दिन अपनी अय्याशी को जारी रखने के लिए, अपनी पार्टी को जारी रखने के लिए। कोकेन का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि वो महंगी इतनी है। 1 ग्राम 15 से 20 हज़ार रुपये, 1 थैली किलो की 1 करोड़ रुपए की। अगर आपके पास 1 थैली आ जाती है तो वो उसको 10 थैली में कन्वर्ट करके 10 करोड़ रुपए 1 करोड़ से कमा लेते हैं। और पिंकी का जो कारोबार है, आपने भी देखा, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे मालूम पड़ता है कि इसके पास 4 केमिकल्स निकलते हैं। एक निकलता है एफिड्रिन। सबसे पहले एफिड्रिन से शुरू करते हैं। एफिड्रिन 2010-11 में आपको मालूम है बहुत बड़ा केस था पाकिस्तान का, जहाँ पाकिस्तानियों ने ये बताया हुकूमत को कि हम 10,000 किलोग्राम एफिड्रिन मंगवाना चाहते हैं ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें। हमें अलॉट किया जाए, कोटा दिया जाए 10,000 किलोग्राम की जगह 9,000 किलोग्राम में कोटा मिला और फिर वो गायब हो जाती है। जिस फैक्ट्री का ये दावा था कि हमने अब क्या बताएं मैं आपको, करोड़ों गोलियां बनाई। उस फैक्ट्री का नाम भी है, उसने 1 महीने के अंदर 70 से 80 करोड़ गोलियां बनाई और उसका बिजली का बिल आता है 14,000 रुपये। मालूम पड़ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन एफिड्रिन केस में आपको याद हो तो बड़े बड़े नाम आए थे, गिरफ्तार भी हुए थे, इस दौर में वो वज़ीर भी हैं और सब बाइज़्ज़त बरी भी हो गए, सबको क्लीन चिट भी मिल गई। कसूरवार कौन था किसी को नहीं मालूम पड़ा। पर उस एफिड्रिन केस के बाद मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस बताऊं, उस केस के बाद पाकिस्तान में आइस आम होना शुरू हुई। कराची के इलाके लियारी से आइस निकलती है और गैंग वॉर के ज़रिए वो फैलती है, जिससे टेररिज्म भी बढ़ता है। और आइस का नशा इतना ख़तरनाक था जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये वही नशा है जिसमें हमने बेटे को, माँ को गोली मारते हुए देखा है, बाप को गोली मारते हुए देखा है। 3-3 दिन इंसान जागता है, ज़ॉम्बी बन जाता है, पागल हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। और इस खातून ने जो फार्मूला बनाया हुआ था पिंकी ने कोकेन का, उसमें एफिड्रिन भी इसके पास से मिली है और इसके पास से केटामाइन भी मिली है। केटामाइन घोड़ों को सुलाने की दवा होती है, हॉर्स ट्रैंक्विलाइज़र इसे कहा जाता है। इसको भी पाउडर फॉर्म में लाकर कोकेन में मिक्स किया जाता है। और भी एम्फेटामिन, आइस या मैथ जिसे हम कहते हैं, तीनों तकरीबन एक ही चीज़ें हैं। ये भी इस खातून के पास मिली है, मिक्स करके अपना फार्मूला बनाती थी, बेचती थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये भी देखा है कि कुछ लड़के ऐसे होते थे जो फार्मास्यूटिकल अद्वियात की दुकान पर जाते थे, 400-500 रुपये की दवाइयाँ ख़रीदते थे, उनको पीसते थे और 10,000 रुपये ग्राम करके कोकेन बना के बेच दिया करते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में भी जो IMF ने करप्शन डायग्नोसिस किया था उसके अंदर कई पेजेस उनके ऊपर भी थे। बताया गया था किस तरीके से ये इंडस्ट्री इंसान को, हज़रत इंसान को तबाह कर रही है, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं। हम जानते हैं कि फेंटेनिल ओपियोइड क्राइसिस अमेरिका में हुआ, जहां एक गोली से 1 साल में 1 लाख अमरीकी ओवरडोज होकर मर गए। उस गोली का नाम था फेंटेनिल, जो कि सिंथेटिक लेबॉर्ट्री वर्जन था हेरोइन और अफीम का। जिसने एक बार खाई उसने बार बार खाई और खाते खाते मर गया। पाकिस्तान में भी इस वक्त लोग, बड़े बड़े ख़ानदानों के बच्चे कोकेन के ज़रिए ओवरडोज हो रहे हैं, मर रहे हैं। नौजवानों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनके पास प्रॉपर काउंसलिंग नहीं है, उनको एहसास नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो कोकेन तो कर ही नहीं रहे हैं, वो एक अजीब सा नशा कर रहे हैं। कोकेन एक पौधे से बनता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। ये कोलंबिया, पेरू, बोलिविया इस साइड से आता है और ये थोड़ा सा आता है और फिर इसमें मिलावट की जाती है और ये बहुत ख़तरनाक है। और मैं आपको बताऊँ मैं आज क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं आज इसलिए भी आवाज़ उठा रहा हूँ कि पिंकी इज़ जस्ट अ फ्रंट मैन। पिंकी प्यादा है इस शतरंज की गेम का, क्योंकि ड्रग्स में इतना पैसा है कि पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद भी
कई दिहाइयों के बाद भी उसकी जायदादों की ज़मीन के नीचे से पैसा निकल रहा होता है, उसके फार्म हाउस से पैसा निकल रहा होता है। पाकिस्तान में क्योंकि वैसे ही करप्शन इतनी ज़्यादा है, 2 नंबरी इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे पुलिस का निज़ाम कैसा है, ANF की परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, वो भी एक ड्रग कार्टेल से ही शुरू हुआ था जब बच्चे की जान चली गई। ऐसे न जाने कितने बच्चे मरते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में गटर में गिरने से ही इतने बच्चे मर जाते हैं। अब भला इन बच्चों का कौन सोचे, लेकिन हाँ, बड़े आदमी का बच्चा अगर ओवरडोज से मरेगा तो फिर ड्रग्स की बात होगी। अब ज़िया लंजार साहब हमारे सिंध के बड़े वजीर हैं होम डिपार्टमेंट के, वो कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे ख्याल से बात शर्मिंदगी से बहुत आगे निकल गई है लंजार साहब, क्योंकि होम डिपार्टमेंट की नाक तले सारा कुछ होता है, चाहे वो मावा हो, मैनपुरी हो, आइस हो, हेरोइन हो, चरस हो, शराब हो, अब कोकेन हो, LSD हो, एक्सटेसी हो, मेथ हो, जो भी आप कहें, एक पूरे सिस्टम के तहत पाकिस्तान में नशे का कारोबार होता है और इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पिंकी की ऑडियो सुन के आप सब हैरान हो रहे थे कि इतना कॉन्फिडेंस इस खातून में कहां से आया। समझ जाइए कहां से आया, ताकतवर तरीन लोगों से आया जो इनकी सरपरस्ती करते हैं, पुष्पनाई करते हैं। लेकिन सैडली वी इन पाकिस्तान कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम आवाज़ उठा सकते हैं एज मीडिया, अल्लाह का शुक्र है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा विदाउट एनी फर्दर डिले, अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैंने शाहिदा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाहिदा साहब आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के परवेज़ संधीला साहब, हमेशा हमारी इज्जत में इजाफा करते हैं प्रोग्राम में आके। परवेज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिर कानून सीनियर रहनुमा अज़हर सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाहिदा रहमानी साहब, क्योंकि मामला अब सिंध से शुरू हुआ है तो मसला पूरे पाकिस्तान का, लेकिन ज़िया लंजार साहब आके टेलीविज़न पे कह चुके हैं आपके होम मिनिस्टर सिंध के कि मैं शर्मिंदा हूँ। आपको नहीं लगता कि बात शर्मिंदगी से बहुत आगे निकल गई है? आपको नहीं लगता मैडम कि अब आवाम को भी होश आ गया है, आवाम समझ गए हैं कि हुक्मरान कहाँ कहाँ नाकाम हो रहे हैं और क्यों नाकाम हो रहे हैं? और क्या आपको नहीं लगता कि अगर एफिड्रिन केस में किसी को सज़ा हो जाती, सब बाइज्जत बरी ना होते, तो आज पाकिस्तान का ये हाल ना होता? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर आगे चल के ऑस्ट्रेलिया से वो एफिड्रिन पकड़ी जाती है और इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान तक पहुँच जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुँच गई। तो पूरा सिस्टम है ड्रग्स का, कार्टेल है मनशियात का, और हमारे मुल्क का सिस्टम, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो ANF का हो, चाहे वो किसी और इदारे का हो, सब के सब फेल क्यों हैं ये भी हम जानते हैं। आप इस पे क्या राय रखती हैं? बहुत शुक्रिया जतोई साहब, आज आपने बहुत ही अहम इश्यू पर जो है प्रोग्राम किया, और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ये मंशियात जो है हमारे यहाँ तालीमी इदारों से लेके गली मोहल्लों हर जगह पहुंच चुकी है। और लाजमी बात है कि जो इसके कैरियर हैं, जो इसका सबब है, वो विदाउट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के या पुलिस के या ANF जिन इदारों के अभी आपने नाम लिए, इनके इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है कि ये इतना बड़ा माफिया जो है इतने स्ट्रांगली तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अभी आपने पिछले दिनों देखा कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, जो कि होम उसकी पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने इस पर सख्ती से ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई थी। ये केस तो अभी आपके सामने कल आया है, लेकिन जो गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं और उसके बाद आपने देखा कि बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी नहीं बच पा रहे। तो ये मैं समझती हूँ कि जहाँ विजन होता है वहाँ गिरफ्तारी होती है और उनको सजाएं भी मिलती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि उस माफिया को, मैडम सजा तो कल रात पूरी कौम ने टीवी पर देख ली थी, जिस्मानी रिमांड नहीं मिला था, टीवी मीडिया ने आवाज उठाई तो जिस्मानी रिमांड मिला। आपके सिस्टम ने तो जिस्मानी रिमांड भी नहीं दिया। मीडिया ने सबसे पहले बात तो ये कि गिरफ्तार ही नहीं हो रहे थे वो लोग जो बड़े अपने आप को स्ट्रांग समझते थे, और उनकी ऑडियो भी आपने कल सुन ली कि किस तरीके से, तो किन के बलबूते पे हो रहे थे। मैं कहती हूँ कि इस तरह की काली भेड़ें जो पुलिस के अंदर मौजूद हो या दीगर इदारों के अंदर मौजूद हो, उनको बेनकाब भी होना चाहिए, उनको सजा भी देनी चाहिए। अगर ये अदालतें इंसाफ करी होती तो आज मुल्क इस नहज पे नहीं पहुंचता, आज हमारे नौजवान असल मंशियात की लत में मुब्तला नहीं होते, आज वो स्कूलों कॉलेजों जहाँ पे दरसगाहों तक नहीं पहुंचती, जहाँ वालिदैन एतमाद करके बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए भेजते हैं, वहाँ इस तरह के माफियाज नहीं होते। देर आए दुरुस्त आए, और आवाम को भी ताउन करना चाहिए, बजाय इसके कि पैसे की चमक के अंदर हम थोड़ी सी लालच के अंदर जो है या शॉर्टकट में पैसे कमाने के अंदर आप देखें कि इसमें अगर लोग इन्वॉल्व हैं तो ये कारोबार इतनी तेजी से फैला है, क्योंकि इसमें पैसा शॉर्टकट जब आता है तो हर एक को अच्छा लगता है।
लेकिन अगर हम अपने बच्चों को, अपने मुल्क को, अपने मुल्क की नौजवान नस्ल को बचाना चाहते हैं तो हर शहरी का, हर इदारे का, मीडिया समेत हम सब की ये जिम्मेदारी है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नजर रखें और जो भी इसमें इन्वॉल्व है और जहां जहां इदारों के अंदर लोग मौजूद हैं, इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त सजाएं देनी चाहिए। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, पर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पीपल्स पार्टी का जीरो टॉलरेंस वर्ड्स में ज़्यादा है, एक्शन में सिर्फ कम नज़र आ रहा है। मुझे आगे बढ़ना होगा। मैडम अजहर साहब, ये बात भी कही जा रही है कि पिंकी मोहतरमा ने किसी बड़े आदमी को शायद नाराज़ कर दिया जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई। शायद उसको सही कोकेन नहीं पहुंचाई या पैसे ज़्यादा ले लिए या फ़ोन पे बदतमीज़ी कर दी। और ये भी कहा जा रहा है कि सिस्टम इतना बड़ा है कि इसको ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोकेन 20,000 रुपये ग्राम है हुजूर, कोई गरीब आदमी अफोर्ड करने का सोच भी नहीं सकता। रईसों के ही बच्चे करते हैं। और आपको मालूम है कि इस हद तक उसको अब्यूज़ किया जा रहा है इस वक्त कराची में, स्पेशली साउथ जोन में जहाँ पे DHAs और एलीट एरिया हैं जहाँ रईस लोग रहते हैं। इस एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है। सैडली आंखें बंद कर ली गई हैं क्योंकि पैसा इतना इन्वॉल्व है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। व्हाट इज द सॉल्यूशन अजहर साहब? बहुत शुक्रिया। बात तो सच है मगर है रसवाई की। तला जत्तोई साहब, कुछ तल्ख हकीकतें मैंने बतानी है आपको जो सच होंगी। वतन की खाक भी पूछे ये मंजर किसने बोया है, मेरे पाकिस्तान के गुलशन को आखिर किसने खोया है। जो कल तक रहबरे कौम वतन होने का दावा थे, उन्हीं हाथों ने ख्वाब का ये खैमा आज ठोया है। यार ये खुदारा, मैं तो पिछले से देख के हैरान हो रहा हूं। पिंकी तो एक छोटी सी यार मखलूक है भाई, और हमारे मीडिया ने उसको इतना उठा लिया है। यानी अगर कोई इतना बड़ी गैंगस्टर होती और अकेली फिर रही होती वहां पर, उसकी वीडियो इस यानी आप अंदाजा लगाए ना, आपको समझ नहीं आया ये कि ये आखिर वीडियो उसकी गिरफ्तारी की वीडियो लीक की गई, ये फिर दोबारा लीक किया गया। जरा समझे इस बात को। मैं तो इस माफिया के अगेंस्ट बहुत बड़ी जंग लड़ रहा हूं। हाई कोर्ट के अंदर ये सिर्फ सिंध के अंदर है क्या, पंजाब में नहीं है? आए मैं आपको ले चलता हूं, इतने बड़े बड़े डैम दिखाता हूं मैं आपको मेन सड़कें दिखाता हूं जहां मनशियात से मारे हुए लोग फिर रहे। उनकी रिहेबिलिटेशन के मैंने जितना काम किया और जस्टिस साकिब निसार साहब ने काम किया, हम नहीं कंट्रोल कर पाए। दुख और अफसोस का मकाम है, तकलीफ दे बात है। मेरा पाकिस्तान 1947 से लेकर आज हम 2026 में हैं। ये तो आपने एक पिंकी देखी है ना। जरा क्या पाकिस्तान के अंदर मनशियात रुक गई? क्या मनशियात की सप्लाई रुक गई है? लाहौर हाई कोर्ट में एक बाकायदा जो है मैंने दरखास्त दायर की, सिंगल जस्टिस शाह जमील साहब, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या हालत देखी वहां पर। मैंने क्या हालत देखी आप सोच सकते हैं कि मैं हमने रिहेबिलिटेशन शुरू की, हमने बाकायदा, आप अंदाजा लगाएं, आपको पता है स्मोकिंग 200 मीटर के अंदर कोई दुकान नहीं हो सकती स्कूलों कॉलेजों के तहत, कानून है ये। आप यानी मैंने एनफोर्समेंट शुरू कराई, हमने बाकायदा हेल्थ प्रोफाइल बनाने शुरू किए बच्चों के, ताकि ड्रग्स एडिक्शन को रोका जा सके। सर मैं नहीं कामयाब हो सका इन माफिया के अगेंस्ट। आप तो एक पिंकी को रोते फिर रही है यार। यहां बैठकर फिर क्या वो अल्टीमेटली वो एक लार्जर बेंच बन गया, और लार्जर बेंच जब से बना वो केस ही नहीं लगा। आपको ये सोचना चाहिए। आपके यहां एक लफ्ज आया था पनामा में, सिजरियन माफिया, याद आया आपको? जी जी। वो डॉन के लफ्ज याद आया आपको? जी जी। वो याद आया आपको? यार यहाँ करप्शन के आप अंदाजा लगाएं, इस मुल्क में 3.5-4 साल में जो करप्शन हुई है उसको छोड़ के हमें कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। माजरत के साथ मुझे हमदर्दी है दोमट सिंध से, वो ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मैं बहुत कुछ जानता हूँ सिंध के अंदर, मैं पंजाब के अंदर बहुत, यार क्या बात कर रहे हैं। आप आ जाए, चले मैं आपको लाहौर में लेके चलता हूँ, फार्म हाउस में आज भी मैं ले चलता हूँ। कितनी पार्टियां होती हैं आपको अंदाजा ही नहीं है इस बात का। ये अगर करना है ना तो ये खाली सिंध को नंगा ना करें, नंगा करें पूरे पंजाब को, नंगा करें पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, नंगा करें बलूचिस्तान के अंदर, सारी जगह बताएं। यानी वो और वजह क्या है, जरा वजह भी असल समझ लीजिएगा जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मुझे 1000 शायद रहमानी साहब से इख्तलाफ रहेंगे पीपल्स पार्टी से। इस वक्त वजह है कि मौजूदा हुकूमत सेटअप नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत देना चाहते हैं, पाकिस्तान भी ये इतला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं लाना चाहती। वो इस निजाम को जो गला सड़ा निजाम है ना, और बिल्कुल ठीक फैसला उनका। बिलावल भुट्टो साहब को इस गंदे निजाम में क्या लेके करेंगे आप, कैसे संभाल सकेंगे आप? यानी जहां 11 अरब का वो गल्फ स्ट्रीम खरीदा जाता है, जहां बैठकर 30% करप्शन आज भी आपको पता है सिर्फ एक ही काम हो रहा है यहाँ पर, तामीरात हो रही हैं।
पूरी दुनिया में चले जाएं, ना अदालतों की तामीर की इतनी जरूरत पड़ती है, रेनोवेशन की। आपको तो रेनोवेशन का भी हिसाब लगाइएगा ना, यहाँ बैठ के यानी सिविल सेक्रेटरीट बैठ कर यहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है, आपके परेशानी की बात है, उस तरफ से तवज्जो हटा के Right, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि हमदर्दी है, मुझे हमदर्दी है इस निजाम के साथ। अगर निकालना है ना तो आए फिर असल लोग बताएं कि जनाब मनशियात कहाँ पैदा हो रही है, स्मगलिंग का हो रही है, बड़े बड़े डैन आपने कितने पकड़े, वो बेचारे छोटे छोटों को पकड़ रहे हैं। पिंकी तो एक छोटी सी है, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी है, लेकिन हम उसे बढ़ाकर चढ़ाकर ऐसा बता रहे हैं जैसे बहुत बड़ा। और वो ठीक है, पीपल्स पार्टी कुछ असूलों पे खड़ी होने वाली जमात है, नून लीग के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। आई कम्प्लीटली एग्री। मेरी बिल्कुल कोशिश नहीं है कि मैं सिर्फ पे जिम्मेदारी डालूं। मिनासिल कौम हम सब जिम्मेदार हैं, स्पेशली हमारे हुक्मरान, हमारे इदारे। परवेज संदीला साहब, आप माशाल्लाह से बाहर रहते हैं, आपने दुनिया को बहुत गौर से देखा है, आप जानते हैं पाब्लो एस्कोबार क्या चीज़ था और कितना पैसा उसने जमा कर लिया था। पाकिस्तान के अंदर जो पाब्लो एस्कोबार है, क्या उसके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा? तो जो मावा अफोर्ड करता है वो मावा कर रहा है, जो मेनपुरी अफोर्ड कर सकता है मेनपुरी कर रहा है, और ड्रग्स हमारे यहाँ सड़क हर गली हर मोहल्ले में है। परवेज संदीला साहब, पाकिस्तान का कोई आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है नौजवानों का ड्रग फ्री? बहुत शुक्रिया जतोई साहब। एक तो मैंने बड़ी तफसील से और गौर से आपका इंट्रो भी सुना, जो आपकी मुस्कुराहट, जो आपकी कातलाना मुस्कुराहट के साथ ने इंट्रो दिया, मैंने वो भी सुना और बड़े सब्र के साथ सुना। फिर उसके बाद मैंने मतलब कि जो लाहौर में पार्टियों का जिक्र फरमा रहे थे हमारे दूसरे साथी, वो भी बड़ी गौर से सुनी। अब उम्मीद ये है कि मेरी भी बात सुनी जाएगी। 100% काटा नहीं, 100%। अगर ये लाहौर की पार्टियों में ले जाने के बजाय वो 5th फ्लोर वाली कहानियां सुनाए ना लोगों की, जो 5th फ्लोर पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पार्टियां हुआ करती थी, और ये हर करप्शन के पीछे किसी पिंकी का हाथ या हर ड्रग्स माफिया के पीछे किसी पिंकी का हाथ क्यों होता है, ये इस मुल्क को बर्बाद करने वाली पिंकियां ही क्यों हैं? चाहे वो करप्शन के कस्से कहानियां ले लें, चाहे वो ट्रांसफ़र के किस्से कहानियां ले लें, चाहे वो AC/DC के रेड लगाने की कहानियां ले लें, चाहे वो अब स्कूलों कॉलेजों में बच्चों पे ड्रग्स बेचने की हों, इनके पीछे ये पिंकियां ही क्यों निकलती हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़रा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई मेरे, इस बड़ा दुख और तकलीफ इनको हुआ है। काश इस दुख तकलीफ को ज़रा थोड़ा सा आगे लेके जाएं, इन्वेस्टिगेशन करें। ये बीबी जब 5 साल पहले लाहौर में पकड़ी गई थी ना, तो 5 साल पहले बताया जा रहा है कि 5, 7, 10 करोड़ रुपया देकर यहाँ से कराची भाग कर गई थी। तब जरा 5 साल पहले हुकूमत किन की थी, जरा ये भी बता दें। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकत हैं, इसको आप जुटला सकते हैं। फिर स्कूलों में, फिर यूनिवर्सिटियों में, फिर कॉलेजों में। बल्कि उस बीबी ने तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस इंस्पेक्टर उसको पकड़ने गया था, जिसने पकड़ा था, उसके साथ दूसरी शादी भी कर ली थी। तो इनके हाथ बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और इनके हाथों में आप बड़े बड़े अफसरों से लेकर, बड़े बड़े जो सियासतदानों से लेकर, और पता नहीं वज़ीर-ए-आला से लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक जो होंगे रंगे होते हैं, इनके हाथ पहुंचे होते हैं। जो उसकी गुफ्तगू है, जो उसने गुफ्तगू की, अगर वो सुन ले तो उसमें तो नज़र आता है वो तो जिस लेवल पे गुफ्तगू फरमा रही है कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन होना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का या किसी एक पे डाल देने से बात ख़त्म नहीं होगी। जाहिर है, देखे ना, पिछले 5 साल जब वो पहले पकड़ी गई तो किस पार्टी की हुकूमत थी, कहाँ से वो पकड़ी गई थी? अब उस जमाने की पार्टी को भी पूछा जाए, इसका मतलब है फिर अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ये कहा जा रहा है कि वो सिंध में थी, सिंध में काम कारोबार और धंधा कर रही थी, वो पीपल्स पार्टी कसूरवार में है, तो ये तो एक पकड़ी गई है। ये जो पूरे पाकिस्तान में जो ड्रग्स सप्लाई हो रही है, और फिर ये ड्रग्स सारी आ कहाँ से रही है? इस ड्रग्स का असल ये उगती कहाँ है, इसकी काश्तकारी कहाँ जाती है, वहाँ पे पिछले 15-20 साल से हुकूमत किसकी है? तो इसमें पार्टियों पर एक दूसरे पर इल्जाम सर, कोकेन KPK में नहीं बनती, कोकेन अफगानिस्तान में भी नहीं बनती, बोलिविया, कोलंबिया, पेरू, ये वो एरियाज हैं जहाँ ये असल में बनती है और बॉर्डर पार से आती है स्मगल होके पाकिस्तान में। जी, बॉर्डर पार स्मगल का रास्ता भी एक बॉर्डर पे तो एक जहां से ये सब कुछ होगा। जी बिल्कुल, अगर तहकीक करेंगे तो ये वहीं पे जाएगी। ये जहाँ पे 15 साल से मतलब के इंसाफ के नाम पर, करप्शन के नाम पर और बच्चों को तबाह बर्बाद करने के नाम पर हुकूमत बनी है, जिधर से भी घुमा के लेके जाएंगे ये वहीं से निकल के आएगी। और क्योंकि उसकी रीजन है ना, वहां पर तो इसको बकायदा काम कारोबार धंधा समझा जाता है। सोल्यूशन, ये जिधर से भी लेके जाएंगे वहीं पर जाएगी बात। सोल्यूशन। लेकिन इस वक्त जो पॉजिटिव चीज ये है कि जो जिस तरह से मीडिया पर आने के बाद और सोशल मीडिया पर, सबसे पहले तो जाहिर है सोशल मीडिया पे चली थी, और सोशल मीडिया के चलने के बाद, प्रेशर के बाद मीडिया पे चली,
और उसके बाद गिरफ्तारी भी हुई, उसके बाद हो सकता है कि 2 4 6 महीने वो अंदर भी रह लें, लेकिन वो आपको पता है जिस तरह से अंदर रहेंगी, जिस तरह से वो अंदर बैठकर अपने काम कारोबार धंधे को चलाएंगी, वो भी सब कुछ होगा, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। देखें, आपकी नस्ल की बात हो रही है यहाँ पे, आपके पाकिस्तान के उन नौजवान बच्चों के जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन के लिए जाते हैं, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जाते हैं, जो उनके घर वाले अपनी जिंदगी अपनी मुश्किल बनाकर उनके ऊपर जो पैसे खर्च करते हैं और वहां पे जाके इस जैसी खवातीन जो है वो जो उनके साथ ड्रग्स बेच रही है, उनके साथ जो हाल कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। ये सिलसिला कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए, वरना फिर जो तबाही मच चुकी है, जो तबाही मचा जा रही है, वो इसी तरह मचती रहेगी। और एक दूसरे पे ब्लेम गेम और वो जी लाहौर में फलां जगह पे मैं हल देता हूं परवेज भाई, मैं हल देता हूं, थोड़ा सा आगे निकला है। आई एग्री, मैं हल भी देता हूं आपको। हल बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान में शराब बेचना बंद कर दीजिए, मैं आपको लिख के देता हूं कोकेन भी खत्म हो जाएगी। बट सैडली ऐसे नशे भी आम बिकना शुरू हो गए हैं। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स आपने क्योंकि साबिक में जिक्र किया परवेज साहब, तो ये भी याद रखें कि एफिड्रिन केस में जिनका नाम था वो आज आपकी हुकूमत में वजीर हैं, बाइज्जत बरी हैं। एक साहब पीपल्स पार्टी से हैं, एक साहब PMLN से हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने दोनों ऐवानों से किताबों पर प्लास्टिक कवर्स पर पाबंदी का बिल मंजूर होना करवाया है या करवा रही हैं, और इस्लामाबाद के लिए एक तारीखी माहौलियाती कामयाबी इसको वो करार दे रही हैं। मैं क्योंकि आज सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त प्लास्टिक का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि सैडली हमारे यहाँ किताबों के प्लास्टिक कवर्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में स्कूल के अंदर 3-4 करोड़ बच्चे होंगे, जबकि 25 करोड़ की जो हमारी आबादी है वो रोज़ाना पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करती है जब वो घर का सामान लेने जाती है, कोई दूध चाय पानी। अब जो बड़े लोग हैं वो फास्ट फूड खाने जाते हैं तो वो 1 टाइम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, वो कांटा, वो प्लास्टिक का डब्बा जो सिर्फ एक बार खाने के बाद फेंक दिया जाएगा। ये सारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है और सैडली रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 12 मिलियन टन सालाना प्लास्टिक पैदा होता है पाकिस्तान में, और ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है। और अगर ये कूड़ा इसी तरह बढ़ता रहा तो हम ना इसको अब रिसाइकिल कर सकते हैं, हम ना इसको दफन कर सकते हैं। हमारे पास एक ही हल है, इसको जला दो। जला दिया तो फिर वही सारे केमिकल्स आपके फेफड़ों में आएंगे, आपको बीमारियां होंगी, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप सोचने पर मजबूर होंगे कि यार आजकल क्या वजह है कि 25 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ता है, वो मर जाता है। 26 साल का लड़का बड़ा हेल्दी होता है, रात को सोता है, सुबह को उठता नहीं है, क्योंकि हमारे पानी में प्लास्टिक है, हमारी हवा में प्लास्टिक है, हमारे खाने में प्लास्टिक है, हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और हम क्लाइमेट चेंज की बात बहुत करते हैं, IMF से जो पैसे आए हैं आज 1.3 बिलियन, उसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी लड़ने के लिए बहुत सारा फंड है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मैं शाहिदा रहमानी साहिबा से, क्योंकि शहरी रहमान साहिबा ने इस पर बड़ी मेहनत की है, वज़ीर हैं वो। शाहिदा रहमानी साहिबा, हम कराची में रहते हैं और कराची में हम हर जगह पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल देखते हैं, हर जगह। मैं यहीं से उठ के लाहौर इस्लामाबाद जाऊँगा तो मैं देखूंगा बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह पे पॉलीथीन बैग इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा। फिर मैं सोचता हूं कि भाई अगर ये कानून लाहौर में हो सकता है, इस्लामाबाद में हो सकता है, फिर कराची का क्या कसूर है? ये तो सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, 3 करोड़ की आबादी है। शाहिदा रहमानी साहिबा, क्या पीपल्स पार्टी फेल हो गई पॉलीथीन बैग पर पाबंदी लगाने के लिए यहाँ पर? साहब जी जतोई साहब, एक तो सारा आपका गुस्सा जो है ना और सारी चीजें आपको कराची में नजर आ रही। मैं इस्लामाबाद में बैठी हूँ और मैंने कुछ अर्सा पहले असम्बली के अंदर कोई चीज़ परचेज की, मुझे प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग मिला। मैंने असम्बली में दिखाया कि ये हमारी असम्बली के नीचे शॉप में मिला है। तो आप यहाँ पारा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स में मिलता है। लेकिन आप सबको क्लियर करके सिर्फ कराची पे आपका गुस्सा चले, आपने मुझे रेक्टिफाई कर दिया, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। ओके मैडम, मेरे सवाल का जवाब ठीक है। अब बात ये रही कि बिल्कुल ये अवाम को भी कोऑपरेट करना चाहिए, जो इस पे काम कर रहे हैं उन लोगों को भी कोऑपरेट, क्योंकि कानून बना, आपने देखा कि मुर्तजा वहाब साहब, हम सब रोडों पे खड़े हुए और हमने जो है लोगों को बैग्स तकसीम किए ताकि लोगों को अंदर अवेयरनेस हो। लेकिन उसके बावजूद अवाम और वो लोग जिसका काम कर रहे हैं वो उसे किसी तरह से रोकने पे नहीं रोकना चाह रहे, क्योंकि उसमें उनको मुनाफा ये, हालांकि गवर्नमेंट ने इसको अल्टरनेट भी कहा कि दिया कि आप कागज के, आप कपड़ों के बैग जो हैं वो लेकर आए, और शॉपिंग मॉल्स में भी उसको रखवाया गया और बहुत ज्यादा सख्ती भी की जाती है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो कहते हैं ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो यही नहीं, आप देखिएगा, आज मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ शहरी रहमान साहिबा को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला, तो अल्लाह करे कि जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं हमारे भी कई बिल्स इसके हवाले से क्लाइमेट चेंज में मैं लेकर गई हूँ, जिसको जो है
गवर्नमेंट ने अप्रूव भी नहीं किया। हालांकि आप देखें कि जो ईवी गाड़ियां आ रही हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, उसके साथ जो है सोलर सिस्टम है, मतलब ये कहाँ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि आज सबसे बड़ा जो गार्बेज सेंटर बन गया वो पाकिस्तान बना है। दुनिया भर का तमाम गार्बेज यहाँ आ रहा है। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि गवर्नमेंट कैंपेन भी कर रही है, लेकिन लोगों के अंदर भी अवेयरनेस होना चाहिए, मीडिया के अंदर भी इस पे जो है कैंपेन चलाना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी, और इसके जो मुज़िर असरात हैं उससे आगाह करना चाहिए कि आने वाला कल जो है वो कितना खतरनाक होता जा रहा है। शायद साहब प्लास्टिक की थैली, पॉलिथीन बैग के ऊपर भी तो पाबंदी का बिल मंजूर हो चुका है ना बहुत पहले। बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी ये बिल भी मंजूर हो गया है, इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई गई, शॉप्स को पाबंद किया गया कि इसको आप रखें, लेकिन लोग जो है इस पे किसी तरह से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक। परवेज संधीला साहब, उस मुकन्नना की क्या इज्जत जो कानून वो बनाते हैं उस पर तो कुछ अमल कोई करता ही नहीं है और ना ही हुकूमत करवा पाती है। मैं ये सोच रहा हूं कि प्लास्टिक के बैग तो हमारी हुकूमत बंद नहीं कर पाती, ये मुनशियात फरोशों को खाक बंद करेगी। परवेज संधीला साहब, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं बताऊं आपको जतोई साहब, बड़ा सीरियस मैटर है जिसपे आप ये आपकी तवज्जो है या जिसको आज आपने मौजू रखा है। मैं यूरोप में रहता हूँ, फिर वही बात है, अक्सर मैं मिसाल देता हूँ, आप उससे थोड़ा सा चिढ़ भी जाते हैं, बट मैं आदत से मजबूर हूँ। मैंने उसकी मिसाल आई लव यू टू सर, आई लव यू टू। 31-32 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पर जो 5, 7, 10 साल पहले इस बैग को ख़त्म किया गया था ना, तो उसका साथ तरीकाकार भी बताया गया था। और फिर एक जाहिर है ये यूरोपियन पिछले कुछ 25, 40, 50 साल से या कुछ 60, 70 साल से ना थोड़े से बेहतर हो गए हैं, वरना इनसे पहले हमसे भी बुरा हाल था। पता है, हमारा एशिया बड़े सगीर इनसे बहुत बेहतर था, इनका हाल हमसे भी बुरा था। लेकिन अब ये लोग जो है ना, ये समझते हैं चीज़ों को, ये लॉ को अगर कोई कानून बनता है तो उसको फॉलो भी करते हैं। प्लास्टिक जब ख़त्म किया गया तो उसका जो अल्टरनेट था वो भी बनाया गया। देखें, उसके बाद फिर आपके जो बैग थे वो नए आए। वो बैग या तो कपड़े के होते हैं या फिर वो जो आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो आप अपना घर से बैग उठा के ले आते हैं, क्योंकि वो जब ग्रोसरी करने के बाद आपको 2 यूरो 2.5 यूरो का वो कहते हैं ना कि बैग लेना है, तो वो 2.5 यूरो आपके काट के आपको पकड़ा देते हैं बैग, तो आप अपने घर से लेकर जाते हैं। अब फिर उसके अलावा आपका जो पेपर बैग है, आप अब देखें, आप किसी स्टोर में चले गए हैं, किसी भी स्टोर में चले गए हैं यूरोप से, आपने कपड़े लिए हैं, तो उसके बाद वो पेपर बैग है। अच्छा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो एक अलामती से 50 सेंट, 60, 70 सेंट, 80 सेंट का वो है। वो आपको बोलेंगे जी आपने लेना है, कपड़े हाथ में उठाकर ले जाने हैं, तो आपको वो लेना पड़ेगा। तो प्लास्टिक बैग कानून खाली बनाना नहीं है, उस पर जो इम्प्लीमेंट है वो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ साथ ये जिम्मेदारी दो फिरके और भी हैं, दो मैं यहाँ पे कहूँगा पार्टियाँ और भी। एक पार्टी तो वो ब्यूरोक्रेट है जो इसको चलाने वाले हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, जिन्होंने इसके ऊपर अमल दरामद करवाना होता है। वो कितने सीरियस होते हैं किसी भी काम में, आपको पता है, मुझसे बेहतर जानते हैं, बल्कि वो तो कोशिश में बैठे होते हैं कि जो अगर हुकूमत अच्छा काम कर रही है तो इसको रोलना कैसे है, इसको कहीं कामयाब ना हो जाए, वो अपनी जगह पे कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर दूसरा, बड़ी माजरत के साथ, मैं, आप और मेरे साथ ये बैठे हुए प्रोग्राम में जो बाकी लोग हैं वो भी उसके जिम्मेदार हैं कि वो कितना प्लास्टिक का बैग लेने से इनकार करते हैं दुकानदार से, और वो बताते हैं कि यार कानून बन गया, आप प्लास्टिक का बैग में हमें क्यों दे रहे हैं, या तो आप हमें कपड़े का बैग दें, या फिर नहीं है तो फिर हम झोली में उठा के लेके जाते हैं। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी बहसीयत कौम की भी है, अवाम की भी है, लोगों की भी है। सारा कुछ अगर देखें ना, हुकूमत तो कोशिश करती है, एक कानून बनवाती है। अब ये कहते हैं कि कानून बनाने के साथ एक फोर्स भी बना दें, जैसे मतलब कि अपना अब बिल्डिंगें गिराने के लिए, रोड ठीक करने के लिए फोर्स बना दी, फिर सीसीटी बना दी, फिर वहां पे पैरा बना दिया, अब यहाँ पे एक और फोर्स बना दें जो लोगों के पीछे पीछे डंडा लेके घूम रही हो, कि जो प्लास्टिक के बैग में कुछ चीज लेता हुआ पकड़ा जाए, आते जाते पकड़ा जाए, उसको लंबा लिटा के मारना शुरू कर दे। ये तो मुमकिन नहीं है। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हुकूमत के साथ मेरी और आपकी भी है, और इस प्रोग्राम में बैठी बाकी लोगों की है, और उस अवाम की भी है जो प्लास्टिक के बैग या प्लास्टिक की चीजें यूज कर रहे हैं। प्रोग्राम में आज हम सोशल इश्यूज पर बात कर रहे थे और ब्रेक से पहले प्लास्टिक का जिक्र हो रहा था। शहरी रहमान साहबा समझती हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी वजारत की कि उन्होंने किताबों के ऊपर प्लास्टिक कवर्स के ऊपर पाबंदी लगवा दी है, बिल पास हो गया है। अमल दरामद उस पर कैसे होगा, बहुत बड़ा सवाल। शॉपिंग बैग पर भी पाबंदी का बिल पास हुआ था, अमल दरामद आज तक ना हो पाया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अजहर साहब, आपकी राय सर। तलाज जतोई साहब, सोशल इश्यूज में अब आपने मुझे ले लेंगे, फिर मैं सच बताऊंगा आपको। खुल के सच बोलें, खुल के सर। बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, खुल के जरा समझिएगा ना। असल में आप समझ गए हैं ना, ये कहकर अजहर भाई ये भी साबित करते हैं कि कभी कभी ये सच नहीं भी बोलते। अजहर भाई कैरी ऑन। अभी मैं बताता हूँ। अभी संदेला साहब, वो पिंकी का नाम आ गया, उन्होंने बता दिया कि असल वजह क्या है। फिर इल्जाम लगाया उन्होंने, वो अपना वजीर आजम हाउस पे इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें। आज 1000 दिन से वो जेल में है,
कोई चीज साबित नहीं कर सके। चले छोड़ें इन बातों को, अब आ जाएं। अब मैं बताने लगा हूं जो इस मुल्क के साथ तबाही और बर्बादी 26वीं और 27वीं तरह जुडिशियल एक्टिविज्म। अब मैं बता दूं आपको, पिछले 15 साल से ये हमारी कोशिश है जनाब, ये जो कानून साजी हुई ना क्लाइमेट चेंज के ऊपर, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, प्लास्टिक बैग के लिए, यार हम लोगों ने ऑर्डर पास कराए हैं। पहले जस्टिस अली अकबर कुरैशी, पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब, अब जस्टिस शाहिद करीम साहब। अब इन जजों को काम रोकने के लिए ना ये जो, अच्छा अगली भी बात बता दूं आपको, ये जो ईवी की गाड़ियां आ रही है ना सर, सर सिद्दीक ने पिटीशन फाइल की कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेके आए, पेट्रोल बचत कैसे करनी है, ये सारी लड़ाई मैं बताऊंगा सोशल इशू पे। मैं चैलेंज करता हूं इन पे उनको आता जाता क्या। अब जरा समझिएगा क्या, 3 चीजें बड़ी अहम है जो समझ रहे हैं। कानून बनाया आपने, बिल्कुल ऐसा है। जरा बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, यहाँ पर ये तो ना वो सेलोफिन बैग आता है सर, एक जी ज्यादा खतरनाक है। सेलोफिन बैग ज्यादा खतरनाक है। ओके। वो खानों के ऊपर, जगहों के ऊपर, और उसके लिए मैं क्रेडिट देता हूं कैप्टन उस्मान को, यहाँ लाहौर में ना कमिश्नर था। व्हाट अ ग्रेट मैन सर। यहाँ पर उसको रोकने के लिए बड़ी कोशिश की हमने, लेकिन सर हम कामयाब नहीं हो सके। वो कोशिशें खत्म कैसे की उन्होंने, जरा वो समझिएगा। अब आपको पता है जुडिशियल एक्टिविज्म हो नहीं सकती, वो मोटो लिया नहीं जा सकता। हाई कोर्टों में जाती हैं, वो कहते हैं जनाब हम कुछ, इंस्पेक्टर तो एक एसएचओ को तो बुला नहीं सकते। आपने तो इंसाफ, यानी ये जो काम है अजहर सिद्दीक करता था, ये दरवाजे 26 अजहर सिद्दीक के लिए बंद किए इन्होंने। यानी ये पीडीएल जब पीडीएल ले रहे हैं, कानूनी नहीं है सर, एक एग्जीक्यूटिव का इख्तियार ही नहीं है कि 100 ले ले 200 ले ले। ये कौन होता है इस बात का, इसके लिए पार्लियामेंट को रेट फिक्स करने हैं जनाब। वो जो प्लास्टिक के बैग बनते हैं उसका दाना इंपोर्ट होता है सर। ओके। किसका काम है, वफाक का काम है। जी हाँ। किसका काम है, वफाक का, कस्टम डिपार्टमेंट का। ये उन लोगों का काम है जो अपना काम नहीं करते। अब मसला क्या है सर, वो हमें पता ना 11 रुपए का जहाज सर, हमें पता है कि टिकटॉक पे हमने बनानी है, हमें 4-5 वीडियो बनाकर दिखा के आए, मैं अस्पतालों की हालत बताऊं आपको। आ जाए, मैं चैलेंज करता हूं, मैं ले चलता हूं आपको, मैं अस्पताल ले चलता हूं वहां। यानी ये खसरा जो है, कितनी मौत होगी, आप परेशान हो जाएंगे, या किसी को पता ही नहीं है। HIV एड्स के हवाले से क्या कुछ हो रहा है आपको अंदाजा ही नहीं है कि हम लोग ये बैठे अदालतों को क्रेडिट देते हैं बच्चों की। यानी ये कानून सारी जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए होती थी, उसको खत्म करने के लिए आज हालत ये है कि जनाब अदालतों बेबस नजर आती है माजरत के साथ। वो जस्टिस शाहिद की सब काम कर रहे थे, अब डर रहता है कि ट्रांसफर ही ना हो जाए। तो भाई ये बर्बादी कर दी इस निजाम की। खुदारा ये पब्लिक इश्यूज को आप बनाया करें। तला साहब मैं आपको बड़ा पसंद करता हूं इस बात से कि आप ये पब्लिक इश्यूज उठाते हैं। इसमें अगर करना है ना, कानून साजी है सर, लेकिन वजह क्या, आप रोक नहीं सके। ट्रेडर है ना, वो वोटर होता है ना सर, वो आ रहा है, इंपोर्ट होता है, स्मगल होता है, स्मगल वो एक ही नजर आता है। अच्छा मनशियात भी स्मगल होती है, वो केबी के जनाब बड़ा बॉर्डर जो है ना। अजहर साहब जाते जाते जरा इमरान खान साहब की आंख के बारे में बताइए सर, ये भी खबर आज शाया हुई भी है। सर मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे दुख और अफसोस है इसमें, मैं कौम के बात कर सकता हूं। आज हालत देखिए, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, कितना जुल्म और ज्यादती है, लोग निकल नहीं सके। इमरान खान के नाम पर लोगों को मार मार कर अदमुआ कर दिया। अब आने वाले दिन जब कभी ये भी होंगे, इमरान खान भाई प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, ICCPR, नेशनल अपना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, एक कैदी से मिल नहीं सकते, उनका इलाज नहीं करवा सकते। और वो एक जो जेल सुप्रिटेंडेंट है वो कितना ताकतवर बंदा हुआ है। ये जुल्म और ज्यादती लिखी जा रही है सर। मैं ना कई दफा मैंने सोचा है मैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को लिखूंगा, अपने मुल्क की शर्मिंदगी होगी ना। जनाब मैं लेकर गया, जनाब आप पूछते हैं, आप आ जाए, मैंने यहाँ पिटीशन फाइल की, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, जेलों में जाकर देखें कितनी है तादाद। अगर 20,000 है तो 70,000 कैदी है यहाँ पर, और उनके साथ क्या। और अभी आप अभी सिर्फ यहाँ देखें, यहाँ पर आए, सोशल इश्यूज के ऊपर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो, इसका हल है, कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज संदीला साहब, शाहिदा रहमानी साहब। आप प्रोग्राम के अख्ताम पे दुआ, या अल्लाह ताला मेरे मुल्क के हुक्मरानों को अता कर वो ताकत, अता कर वो इल्म, अता कर वो हिदायत जिससे वो इस मुल्क के मसाइल हल कर सकें। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो। अल्लाह।